गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 6 ऑफ योर चैप्टर फर्स्ट, दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अब तक के वीडियो लेक्चर में हमने अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट पढ़ लिया था। उसमें हमने साइंटिफिक नोटेशन, आप अपने रिजल्ट को साइंटिफिकली कैसे डिनोट कर सकते हो, कैसे सिंबलाइज कर सकते हो। उसके बाद हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करने का तरीका पढ़ा, उसको राउंड ऑफ करने का तरीका पढ़ा। उसके बाद हमने डायमेंशन एनालिसिस पढ़ी। तो बेटा आपका जो मेजरमेंट पार्ट है, या मैं कहूँ आपका जो कैलकुलेटिव पार्ट है, वो यहाँ पे फिनिश हो चुका है। आज हम आपका नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आज हम कुछ लॉज देखेंगे जो कि आपकी ऑलमोस्ट केमिस्ट्री को डिफाइन करता है। ये लॉ हम पढ़ेंगे, ये लॉ किस किस के इर्द गिर्द घूमते हैं, या फिर क्या मोटिव है इन लॉ को क्यों दिया गया, या हम क्यों इनको पढ़ते हैं। आज हम बेटा वो देखेंगे। काफी बुक्स में जो आपका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, ये दो लॉ से ऐसे कहा गया है, ये दो लॉ से मिलके बना है। फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि आप 9th 10th में पढ़ चुके हो, एंड द सेकेंड वन इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, वो भी आप पढ़ चुके हो। बट हम इन दो लॉ के अलावा 3 लॉ और करेंगे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, and the fourth one is Gay-Lussac law and the fifth one is Avogadro law। ठीक है बेटा, तो ये सारे लॉ आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि आपका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होता क्या है, इसका मतलब समझो। बेटा हम सबको पता है कि आपके एलिमेंट्स रिएक्शंस में क्या होता है, आपका ऑलमोस्ट सभी रिएक्शन में क्या होता है कि एलिमेंट्स आपके कंबाइन होके क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। तो वो एलिमेंट्स आपके किस प्रोपोर्शन में कंबाइन हुए हैं, कितनी वॉल्यूम एलिमेंट्स की आपस में कंबाइन हुई है, तब जाके आपका कंपाउंड बना है। तो वो सारी चीजें आपके ये लॉ डिफाइन करेंगे। ठीक है, वो सारी चीजों को गवर्न कौन कर रहा है, दीज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है बेटा, तो हम पहला लॉ पढ़ेंगे। इसके अंडर पहला लॉ है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है बेटा गिवन बाय, किसने दिया था, गिवन बाय एंटोइन लेवोशियर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपके एक साइंटिस्ट ने दिया था जिसका नाम था एंटोइन लेवोशियर, जिसको कुछ लोग एंटोनी भी बोलते हैं, बट हम यहाँ पे एंटोइन लेवोशियर बोलेंगे। तो बेटा ये लॉ किसने दिया था, एंटोइन लेवोशियर ने दिया था। इन्होंने क्या कहा था, ध्यान से देखो, ध्यान से समझो इस चीज को, कि इन्होंने कहा था कि जब आपका एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के साथ कंबाइन होता है तो आपको हमेशा क्या देता है, प्रोडक्ट देता है। ठीक है, तो क्या कहा था कि जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है तो आपको कंपाउंड देता है। साथ के साथ उन्होंने क्या कहा था कि अगर हम इस एलिमेंट का जो मास है वो ले ले 10 ग्राम, ठीक है, और इसका भी मास अगर हम 10 ग्राम ले ले और दोनों को आपस में कंबाइन कर दे, या दोनों की आपस में, इन दोनों रिएक्टेंट के आपस में रिएक्शन करवा दे, तो हमें जो कंपाउंड सी मिलेगा, या फिर हमें जो प्रोडक्ट सी मिलेगा वो 20 ग्राम मिलेगा। यानी कि उन्होंने ये दिखाते हुए ये कहा था कि ड्यूरिंग अ रिएक्शन मास ऑफ कंपाउंड या रिएक्टेंट मास डू नॉट लूज। ठीक है, कि आपका मास का लॉस नहीं होता। जितना आपने रिएक्टेंट का मास लिया था, इनिशियल 2 रिएक्टेंट थे, 3 थे, 4 थे, जितना मास आपने इनिशियली कंबाइन किया था वो आपको उतना ही मास किस में मिलेगा, प्रोडक्ट में मिलेगा। मास जो है रिएक्टेंट का वो बराबर होगा जो आपका प्रोडक्ट बना है उसके बराबर होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो यहाँ पे द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग अ रिएक्शन। चाहे बेटा आपका प्रोडक्ट 1 बन रहा हो या 2 बन रहा हो, अगर आप उसका टोटल मास निकालोगे तो वो रिएक्टेंट के टोटल मास के बराबर होगा। ठीक है, अब उन्होंने एटॉमिक लेवल पे एक बात और बताई थी, क्या कहा था, एटॉमिक लेवल की अगर हम बात करें बेटा, उन्होंने कहा था कि
अगर मैं H2 और Cl2 को कंबाइन कर दूं तो मेरे को क्या मिलता है, 2HCl मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से तो कितने एटम हैं आपके, हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम हैं आपके, और क्लोरीन के कितने एटम हैं। एक बार ध्यान से देखना बेटा, एक चीज मैं आपको बता रही हूँ जो हर समय आपको यूज होगी। एटम तो जनरली आप केमिस्ट्री, पूरी केमिस्ट्री में एटम, एलिमेंट, कंपाउंड, मॉलिक्यूल पढ़ते हो। आई होप आप लोगों को पता होगा क्या एटम है, क्या मॉलिक्यूल है, बट मैं फिर भी एक बार आपको बताना चाहूंगी यहाँ पे कि जो भी आपका सिंबल रिप्रेजेंट होता है पीरियोडिक टेबल में, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एलिमेंट तो है, बट जो सिंबल रिप्रेजेंट होता है सिंगल, अगर जहां H लिखा है दैट मीन्स सिंगल H रिप्रेजेंट सिंगल एटम ऑफ दैट एलिमेंट। अगर जहां H लिखा है आपका पीरियोडिक टेबल में H लिखा होता है, यानी कि वो क्या कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, H रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोजन एलिमेंट के सिंगल एटम को। ठीक है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। जो सिंगल आपके दिए होते हैं, सिंगल एलिमेंट के जो सिंबल्स दिए होते हैं, वो सिंबल आपको डिनोट करते हैं या फिर मैं कहूँ रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल एटम ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन एलिमेंट के कितने एटम है, 2 है। H2 यानी कि 2 हाइड्रोजन एटम कंबाइन होके क्या बने हैं, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बने हैं। ठीक है, H2 के मॉलिक्यूल बने हैं। यहाँ पे क्लोरीन एटम कितने हैं, 2 लिखा है, यानी कि सिंगल Cl रिप्रेजेंट 1 एटम ऑफ क्लोरीन एलिमेंट, तो 2 है, यानी कि 2 एटम है आपके क्लोरीन के। ठीक है, अगर यहाँ बात करें तो यहाँ बेटा कितने हैं आपके, यहाँ आपके होंगे 4 एटम, टोटल होंगे 4 एटम। कैसे 4 होंगे, यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन के हैं और 2 ही क्लोरीन के हैं, 2 हाइड्रोजन एंड 2 क्लोरीन। ठीक है, तो आप यहाँ से कह सकते हो कि आपके जो एटम हैं, या एटॉमिक लेवल की बात कर रही हूँ, मास हमने देख लिया, तो मैं एटॉमिक लेवल की बात कर रही हूँ कि जो आपके एंटाइन लेवोसियर थे उन्होंने एटॉमिक लेवल पे भी बात बताई थी कि आपके जितने नंबर ऑफ एटम आपके कंबाइन होंगे ड्यूरिंग अ रिएक्शन, मतलब जितने नंबर ऑफ एटम आपके रिएक्टेंट में होंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम, उतने ही हमेशा प्रोडक्ट में भी आपको एटम मिलेंगे। ठीक है बेटा, इनमें कभी भी ऐसा नहीं होता कि 2 एटम, आपके 4 एटम आपस में कंबाइन हुए थे, 2 इसके और 2 इसके, और प्रोडक्ट जब बना तो आपको 3 मिला, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। ऑलवेज योर मास विल बी रिमेन एज इट इज, the total mass of reactant will always be equal to the total mass of product and the total number of atom will always be equal, total number of atom of reactant will always be equal to the total number of atom present in प्रोडक्ट। ठीक है, हमेशा याद रखना, कभी भी एटम लूज नहीं होता कि 4 कंबाइन हुए थे तो प्रोडक्ट में आपको 3 मिल रहे हैं, या मास कभी लूज नहीं होता कि आपके टोटल रिएक्टेंट का मास 20 था, आपको यहाँ 18 मिल रहा है। नेवर पॉसिबल, इट विल बी नेवर पॉसिबल। कभी भी मास का लॉस नहीं होगा आपको। ठीक है, कभी भी एटम्स का लॉस नहीं होगा ड्यूरिंग अ केमिकल कॉम्बिनेशन, या फिर हम कहें ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो उन्होंने बेटा एक स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने देखो क्या कहा था, मास या फिर और इससे भी हाई देखते हैं, मैटर, जिसमें सब कुछ आ जाता है आपका, मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड, नेवर बी created nor be destroyed। ठीक है बेटा, कि मैटर जो है आपका कभी क्रिएट नहीं किया जा सकता, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता, या ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन जितना टोटल मैटर, मैं मैटर का मतलब ये नहीं कह रही कि एक मैटर का एक फॉर्म दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकता, वो मीनिंग नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है कि जितना टोटल मैटर, रिएक्टेंट भी क्या है बेटा, मैटर ही होते हैं, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे वो सॉलिड में हो या फिर गैस में हो। ठीक है, तो जितना टोटल मैटर आपने रिएक्टेंट में लिया था उतना ही टोटल अमाउंट ऑफ मैटर आपको प्रोडक्ट में मिलेगा। बट यहाँ होता क्या है, रिएक्शन में आप क्या करते हो, एटम ऐड करते हो, मॉलिक्यूल्स ऐड करते हो, या मैं कहूँ एलिमेंट्स ऐड करते हो, तो उनका होता क्या है,
उनमें कभी भी मास का चेंज, एटम का चेंज नहीं होता। हमेशा आपका जो एटम है रिएक्शन में गया है वो अपना नेचर चेंज कर सकता है, वो अपनी फेस चेंज कर सकता है, बट मास चेंज नहीं होगा कभी भी ड्यूरिंग अ केमिकल कॉम्बिनेशन या फिर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो आप मैटर की जगह यहाँ पे चाहे मास लिख लो, ठीक है, या फिर एटम लिख लो, एक ही बात है। मास का और एटम का मैंने बता दिया था। मैटर मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ मैटर, ठीक है। तो आप इस स्टेटमेंट को और मॉडिफाई कर सकते हो दैट मास कैन नेवर बी क्रिएटेड। मास को आप अपनी मर्जी से क्रिएट नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसकी एक डिफाइंड मास होती है रिएक्टेंट की, वही मास रहेगी। और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जो प्रोडक्ट बना है उसमें आपका मास ना तो डिस्ट्रॉय होगा ना ही क्रिएट होगा। अगर आपके 10 + 10 रिएक्टेंट 10 ग्राम दूसरे रिएक्टेंट 10 ग्राम के साथ कंबाइन हुआ है तो ऑलवेज यू विल गेट 20 ग्राम प्रोडक्ट। आप अपनी मर्जी से 18 ग्राम नहीं बना सकते हो, ठीक है। या फिर आप अपनी मर्जी से कुछ क्रिएट नहीं कर सकते उस मास में कि आपने क्या कर दिया, आपका मन था कि 22 ग्राम बने तो आपने 22 ग्राम बना दिया, ठीक है बेटा। तो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड और एटम कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये बात हो गई आपकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम अपना सेकेंड लॉ देखते हैं। देखो बेटा, तो बेटा सेकेंड जो लॉ है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट और फिक्स प्रोपोर्शन। जो ये लॉ था आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या फिर हम बोल सकते हैं लॉ ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन, ये आपका दिया था बाय अ साइंटिस्ट नोन एज जोसेफ एल प्रॉस्ट, ठीक है। किसने दिया था? जोसेफ एल प्रॉस्ट ने दिया था। जोसेफ नाम का एक साइंटिस्ट था जिन्होंने आपका ये लॉ दिया था, लॉ ऑफ कांस्टेंट फिक्स और फिक्स प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या फिर कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स, जिसकी वैल्यू फिक्स हो उसको आप कांस्टेंट बोलते हो इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री, और फिजिक्स भी आप फिक्स वैल्यू को कांस्टेंट यूज करते हो, ठीक है। तो देखो बेटा इसमें क्या कहा उन्होंने, बेटा जोसेफ जो साइंटिस्ट है वो कॉपर कार्बोनेट CuCO3 पे काम कर रहे थे, ठीक है। तो जोसेफ CuCO3 या हम कहें कॉपर कार्बोनेट पे काम कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब कॉपर कार्बोनेट को अर्थ क्रस्ट से निकाला, आपके जितने भी एलिमेंट्स है क्रस्ट से निकालते हैं, ठीक है, और के फॉर्म में निकालते हैं, फिर उनकी रिफाइनिंग करते हैं, ठीक है। तो हमने जोसेफ जो है इस कंपाउंड पे काम कर रहे थे। तो जब उन्होंने कॉपर कार्बोनेट को अर्थ क्रस्ट से निकाला, यानी मैं कहूँ नेचुरल या कहो नेचुरल क्रस्ट से निकाले। अर्थ क्या है? नेचुरल थिंग, आर्टिफिशियली मेड नहीं किया था उन्होंने लेबोरेटरी में इस कंपाउंड को। तो उन्होंने देखा, क्या देखा, जो आपका क्या है इस कंपाउंड में कॉपर कार्बोनेट में क्या क्या है, उन्होंने देखा कि कॉपर है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। ये 3 एलिमेंट है इस कंपाउंड में। साथ के साथ जब उन्होंने इसका एनालिसिस किया, जब उस पे रिसर्च की, तो उन्हें पता लगा कि इस कंपाउंड में कॉपर कार्बोनेट में जो कॉपर की अमाउंट है बाय मास की बात करें, कि कॉपर की अमाउंट बाय मास की बात करें तो 51.7% जो था वो कॉपर था। टोटल इसमें से 51.7% कॉपर पाया गया, साथ के साथ 9.3% ऑक्सीजन पाया गया, ठीक है, 9.3%। अब बात करते हैं कार्बन जो है बेटा आपका 39% देखा गया, ठीक है, इस कंपाउंड में। उसके बाद जोसेफ ने क्या किया बेटा, ये तो था उन्होंने नेचुरली ऑकरिंग कॉपर कार्बोनेट की कंपोजिशन देखी, बट उसके बाद उन्होंने क्या किया, लेबोरेटरी में इस कंपाउंड को सिंथेसाइज किया। जब उन्होंने सिंथेसाइज किया इसको, यानी कि जब इसको आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया या हम कहें आर्टिफिशियली जब इसको बनाया लेबोरेटरी में रिएक्शंस करके, तो उन्होंने पाया कि आपका जो आर्टिफिशियली बना था क्या कॉपर कार्बोनेट, उसमें कॉपर की अमाउंट अब भी कितनी थी 51.7%, कार्बन की अमाउंट अब भी उसमें कितनी थी 39%, और ऑक्सीजन की अमाउंट उसमें अब भी 9.3% ही थी। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो उन्होंने क्या कंक्लूजन दिया
कि चाहे आपका कंपाउंड हो या एलिमेंट हो, चाहे वो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, चाहे आप नेचुरली उसको आपने अर्थ क्रस्ट से निकाला है या फिर आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया है, आपने आर्टिफिशियल लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया है, उसकी कंपोजिशन जो होगी हमेशा ही फिक्स्ड होगी या फिर हम कहें कांस्टेंट होगी, कि उसमें जो जो क्या बोलते हैं आपके एलिमेंट्स हैं उनकी कंपोजिशन या फिर प्रोपोर्शन एक ही बात होती है। ठीक है, तो कंपोजिशन क्या होता है, अमाउंट, कितनी अमाउंट जो होगी उनकी वो हमेशा ही फिक्स होगी, चाहे आप कोई कंपाउंड नेचुरली ले रहे हो, नेचुरली उसको निकाल रहे हो अर्थ क्रस्ट से तब कंपोजिशन देख रहे हो, या फिर आर्टिफिशियली आप उसको सिंथेसाइज कर रहे हो लेबोरेटरी में, हमेशा पर्टिकुलर कंपाउंड की कंपोजिशन या फिर मैं कहूँ पर्टिकुलर एलिमेंट की कंपोजिशन हमेशा ही फिक्स होगी या कांस्टेंट होगी। ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन मतलब जहां से वो उत्पन्न हुआ है उसको छोड़ के, मतलब यहाँ ओरिजिन की बात नहीं हो रही, चाहे वो ओरिजिन आपका लेबोरेटरी हो या फिर नेचुरल कोई सोर्स हो, ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करेगी, उसकी कंपोजिशन उस पर्टिकुलर कंपाउंड की हमेशा ही फिक्स होगी, चाहे आपने उसको नेचुरली लिया है या फिर आपने उसको आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया है। ठीक है बेटा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपकी बात करूं वाटर की, तो बेटा चाहे आप वाटर, अगर आप नदी का पानी लेते हो तो नदी का पानी जो होता है उसकी कंपोजिशन क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वाटर का H2O। ठीक है, और अगर आप क्या बोलते हैं आर्टिफिशियली सिंथेसाइज बिस्लरी वाटर ले रहे हो, बिस्लरी वाटर भी क्या है, पानी ही है, तो उसकी कंपोजिशन भी क्या होगी, H2O। तो वहां पे क्या होगा, 2 हाइड्रोजन होंगे एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की अमाउंट जो होगी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में डबल होगी। बाय वेट की बात कर रहे हैं हम, बाय मास की बात कर रहे हैं कि मास जो होगा हमेशा डबल होगा, यानी कि डबल अमाउंट में आप हाइड्रोजन एलिमेंट लोगे एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, तो इनका प्रोपोर्शन हमेशा ही 2:1 होगा, इसका भी 2:1 ही है। तो क्या कहा गया है, चाहे कोई भी कंपाउंड हो आपका, वो उसकी कंपोजिशन जो है ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करती, हमेशा उसकी कंपोजिशन क्या होती है, फिक्स होती है, चाहे वो एलिमेंट आपका या कंपाउंड में कहूँ यहाँ मिल रहा है या फिर वो कहीं दूसरी कंट्री में मिल रहा है आपको, या फिर नेचुरली आपको मिला है, या फिर चाहे आपने उसको आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया है, पर्टिकुलर कंपाउंड की कंपोजिशन हमेशा ही फिक्स होगी या फिर हम कह सकते हैं कांस्टेंट होगी। तो ये आपका है लॉ ऑफ कांस्टेंट और फिक्स प्रोपोर्शन दैट स्टेट दैट जो कंपाउंड है उसकी कंपोजिशन हमेशा ही, पर्टिकुलर कंपाउंड की कंपोजिशन हमेशा ही फिक्स होगी। और कंपोजिशन किसके लिए, कंपोजिशन बाय मास, बाय मास देख रहे हैं कि इस टोटल में से, यानी कि अगर इस कंपाउंड का टोटल मास 100% अगर हम ले, इस टोटल में से आपकी क्या है 51.7% जो है मास का, वो कौन कवर कर रहा है, कॉपर, एंड द कार्बन इज कवरिंग 39% ऑफ द टोटल मास एंड द ऑक्सीजन इज कवरिंग 9.3% मास ऑफ द टोटल मास ऑफ दैट कंपाउंड। ठीक है, तो अगर हम बात करें कॉपर कार्बोनेट की, तो कॉपर कार्बोनेट हमेशा ही किस प्रोपोर्शन में आपका होगा, आपको किस प्रोपोर्शन में मिलेगा, हमेशा 1:3 वाले प्रोपोर्शन में ही मिलेगा बाय मास। ये प्रोपोर्शन हमने कैसे कंसिडर किया है, बाय मास, यानी कि कैसा है, कॉपर जो है, अगर कॉपर जो है, कॉपर का अगर आप अमाउंट लो तो वो 1 होगा, इसका भी 1, बट इसको आपको 3 गुना लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन जो होगा वो ट्रिपल टाइम लेना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हम रेशियो 1:1:3 करते हैं। ठीक है, और ये हमेशा ही, चाहे आपका कॉपर कार्बोनेट नेचुरली ऑकरिंग हो या फिर आपने आर्टिफिशियल सिंथेसाइज किया हो, बट उसकी प्रोपोर्शन हमेशा ही इस रेशियो में होगी, हमेशा ही उसकी प्रोपोर्शन फिक्स होगी। चाहे आप और कोई कंपाउंड ले लो, उसकी भी, उसके एलिमेंट्स की जो प्रोपोर्शन होगी, उस कंपाउंड में जो जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रोपोर्शन जो होगी हमेशा ही फिक्स होगी। और आप प्रोपोर्शन कैसे देख रहे हो, बाय मास, मास को कंसिडर करके आप प्रोपोर्शन देख रहे हो। ठीक है, तो उन्होंने बेटा स्टेटमेंट क्या दी, देखो, अ कंपाउंड ऑलवेज contain elements in a
फिक्स्ड रेशियो बाय वेट। ठीक है कि अगर आप वेट की बात कर रहे हो तो अगर इसका 100% हमने लिया है तो देखो 57.7% जो है वेट का, टोटल वेट में से इतना वेट जो है किसका है, 51.7 जो वेट है वो किसका है, आपका कॉपर का है, कार्बन का 39% है और ऑक्सीजन का 9.3% है। टोटल वेट में से इतना परसेंट ऑक्सीजन का है। ठीक है, बात आ गई तो देखो क्या स्टेटमेंट दिया है, कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एलिमेंट इन अ फिक्स रेशियो बाय मास। हमेशा ही किसी कंपाउंड में जो जो एलिमेंट होंगे, चाहे आप कोई भी कंपाउंड ले लो, ये तो मैंने आपका सिर्फ क्या बताया, जोसेफ ने जिस पे रिसर्च की थी उसका एग्जांपल बताया। अगर आप वाटर ले लेते हो या फिर आप कॉपर सल्फेट ले लेते हो या जिंक सल्फेट ले लेते हो, चाहे आप कोई सा भी कंपाउंड ले लो, उस कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होंगे उनका जो रेशियो होगा हमेशा ही फिक्स होगा। रेशियो आप किसका लोगे, वेट का लोगे। ठीक है बेटा, रेशियो आप हमेशा किसका लोगे, वेट का लोगे। और दूसरा पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या कहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। ठीक है कि जो कंपोजिशन है कंपाउंड की, कि नेचुरली ऑकरिंग है या आर्टिफिशियली आप बना रहे हो, कभी भी आपकी ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करेगी कंपोजिशन हमेशा ही फिक्स होगी। चाहे आप यहाँ की कंसिडर करो या अर्थ क्रस्ट की कंसिडर करो या फिर आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में सिंथेसाइज कंपाउंड की कंसिडर करो। ठीक है बेटा, तो ये आपका हो गया सेकेंड लॉ जो कि है लॉ ऑफ कांस्टेंट या फिर फिक्स प्रोपोर्शन। ठीक है, अब हम आपका थर्ड लॉ करते हैं। देखो बेटा, थर्ड लॉ आपका क्या है, थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो कि आपका दिया था डेल्टन ने 1803 में। ठीक है, डेल्टन ने दिया था ये आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बेटा ये लॉ क्या कहता है, देखो हम स्टेटमेंट देख लेते हैं पहले। व्हेन टू और मोर elements combines to form when two or more elements combine to form more than one compound, then the mass of one element combine with the mass with the fixed mass of other element is always in a simple रेशियो। ठीक है बेटा, तो देखो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आपका क्या कहता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि जब when टू और मोर एलिमेंट कंबाइन, जब आपके दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन होंगे और क्या फॉर्म करेंगे, टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, एक से ज्यादा कंपाउंड फॉर्म करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं हाइड्रोजन, आपका जो हाइड्रोजन एलिमेंट है वो कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन एलिमेंट के साथ टू गिव यू वाटर। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन जो एलिमेंट है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके आपको देता है वाटर। साथ ही साथ अगर आपका क्या हो, हाइड्रोजन जो है सेम एलिमेंट की एक सेम एलिमेंट रिएक्शन करके आपस में कंबाइन होके एक और कंपाउंड भी देते हैं, जैसे हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके
आपको देता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ठीक है। अगर बेटा यहाँ देखें तो देखो आपका क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, हाइड्रोजन एलिमेंट ऑक्सीजन एलिमेंट के साथ कंबाइन होके आपको वाटर देता है, सबको पता है, ठीक है। साथ के साथ हाइड्रोजन एलिमेंट अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो तो वो एक और कंपाउंड देता है जिसको आप हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कहते हो। तो देखो स्टेटमेंट आपकी क्या कहती है, स्टेटमेंट मैंने इसीलिए पहले लिखी है ताकि विद एग्जांपल आपको साथ साथ स्टेटमेंट भी समझ में आती रहे, ठीक है। तो क्या है, व्हेन 2 और मोर एलिमेंट कंबाइंस, जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन हो टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, एक कंपाउंड तो इन दो एलिमेंट्स का ये है, ठीक है, दूसरा आपका कंपाउंड क्या है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी यही दोनों एलिमेंट बनाते हैं, ठीक है। तो क्या कहा है, देन द मास ऑफ वन एलिमेंट, जो मास होगा एक एलिमेंट का, अब हम मास कंसिडर कर लेते हैं बेटा, आपको पता है हाइड्रोजन क्या होता है, उसका मास कितना होगा 2 ग्राम, ठीक है। और अगर ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन का ग्राम अगर हम मास ले ले तो क्या होगा 16 ग्राम, ठीक है, वाटर में। और टोटल अमाउंट आपका जो मास होता है किसका, वाटर का जो बना वो बनता है 18 ग्राम, ठीक है, 16 + 2 18 ग्राम। तो यहाँ से आपका जो फर्स्ट लॉ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो भी वेरीफाई हो रहा है कि क्या है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब अगर हम इसकी बात करें तो इसमें देखो आपका क्या है बेटा, मास जो है यहाँ पे भी 2 ग्राम है, साथ के साथ अगर यहाँ बात करें आपका क्या है, ऑक्सीजन जो होगी 32 ग्राम लेंगे, ठीक है, और यहाँ आपका बनेगा 34 ग्राम, 34 ग्राम किसका बनेगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का बनेगा। तो बेटा यहाँ पे क्या है, एलिमेंट्स तो दोनों सेम ही है, ठीक है, सिर्फ कंपाउंड डिफरेंट बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं, रीजन क्या है कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हमने सिर्फ एलिमेंट्स की बात की, अगर इनकी कंपोजिशन की बात करें तो जब 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तब वाटर बनेगा। बट अगर हम इसकी ऑक्सीजन की अमाउंट बढ़ा दें, ऑक्सीजन की अगर हम वेट बढ़ा दें तो आपका क्या होगा, हाइड्रोजन जो है उतना ही है, कांस्टेंट है, उतना ही है। अगर 2 ग्राम है तो पहले दूसरे वाले कंपाउंड में 2 ग्राम ही है, ठीक है। बट ऑक्सीजन जो है वो हमने कितना ले लिया, 32 ग्राम ले लिया, तो आपका एक नया कंपाउंड बन जाएगा जिसको आप हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, व्हेन 2 और मोर एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, अब 2 एलिमेंट है तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो क्या बता रहे, 2 से मतलब एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे, मोर देन वन कंपाउंड बना रहे, यही 2 एलिमेंट, ठीक है। तो क्या कहा है, देन द मास ऑफ वन एलिमेंट, तब जो मास होगा एक एलिमेंट का, इन दोनों में से एक एलिमेंट का अगर मास होगा, किसका लेना है, कंबाइंड विद द फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट, अगर किसी एक का मास, किसी एक एलिमेंट का मास जो कंबाइन हो रहा है उस एलिमेंट के साथ जिसका मास फिक्स है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, फिक्स है, ठीक है। तो उस एलिमेंट का जो रेशियो होगा, मास का जो रेशियो होगा, ऑलवेज इन अ सिंपल रेशियो, हमेशा ही एक सिंपल रेशियो के फॉर्म में होगा। सिंपल रेशियो आपका क्या होता है, यहाँ बता रही हूँ मैं, फॉर एग्जांपल 1:2, 2:1, 1:3, 1:1:2, 1:2:3, ठीक है, 3:1:1। तो ये आपके जो है एग्जाम्पल है सिंपल रेशियो के, ठीक है। जो कॉम्प्लिकेशन रेशियो कौन से होते हैं, जैसे 1:9, 2:12, ठीक है, या फिर हम बात करें 1:7, ठीक है बेटा, 4:9, तो ये आपके जो होते हैं ये कॉम्प्लेक्स रेशियो होते हैं, बट हमेशा ही आपको सिंपल रेशियो मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, देखो बेटा क्या है कि हमने पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मास हमने किस तरीके से लिया। हाइड्रोजन में H क्या होता है, 2H होते हैं, ठीक है, तो 2H का जो मास होगा टोटल कितना होगा 2G। ऑक्सीजन कितनी होती है, एक ऑक्सीजन होती है, तो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, एक ऑक्सीजन मतलब एक एलिमेंट होता है, दो मॉलिक्यूल्स नहीं होते, एक ही मॉलिक्यूल होता है आपका ऑक्सीजन का, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा 16 ग्राम, ठीक है। आपका वाटर कैसे बनता है, H2O, सॉरी, ठीक है, आपका वाटर यहाँ देख लो, यहाँ से समझ लोगे, वाटर आपका होता है H2O, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, 2 एटम हाइड्रोजन के हैं, ऑक्सीजन का एटम कितना है
1 एटम है ऑक्सीजन का, तब जाके आपका क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है बेटा आपका होता है H2O2। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 थे, यहाँ पे भी 2 होंगे हाइड्रोजन के एटम। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 2 है, तो एक ऑक्सीजन के एटम का मास होता है 16 ग्राम, तो 2 है इसलिए 32 ग्राम, टोटल करके 34 ग्राम। ठीक है, तो मास की बात आ गई, मास हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी, तो यहाँ क्या कहते हैं कि जो एलिमेंट जिसका फिक्स नहीं है, जो उसका जो मास है किसके साथ कंबाइन हो रहा है, हमेशा फिक्स के साथ कंबाइन हो रहा है। इसका मास, ऑक्सीजन का मास किसके साथ कंबाइन हो रहा है, एक ऐसे एलिमेंट के साथ जो कि दोनों ही रिएक्शन में क्या दे रहा है, फिक्स है, दोनों ही रिएक्शन में आपका फिक्स है। इसका मास 2 ग्राम है, इसका भी मास 2 ग्राम है, बट वेरिड किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ऑक्सीजन का 16 है, यहाँ पे 32 ग्राम है, इसीलिए आपका कंपाउंड भी डिफरेंट बन गया। तो यहाँ पे लॉ में क्या कहा है, द मास ऑफ वन एलिमेंट कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट, उस एलिमेंट का मास जो कि कंबाइन हो रहा है फिक्स एलिमेंट के मास के साथ, यानी कि दोनों जगह ऑक्सीजन का मास कंबाइन हो रहा है किसके साथ, हाइड्रोजन के फिक्स मास के साथ। तो जो मास होगा उस एलिमेंट का हमेशा ही क्या होगा, दोनों रिएक्शन में या मैं कहूँ दोनों कंपाउंड की फॉर्मेशन में उसका जो मास का रेशियो होगा हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा। जैसे होगा 16:32, ये क्या हो जाता है 1:2, यानी कि इस कंपाउंड का मास जो है इस एलिमेंट का जो मास है वो हमेशा ही सिंपल रेशियो में होगा। ठीक है बेटा, क्या कहा है यहाँ पे देखो, एक बार फिर बता देती हूँ, जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट साथ में कंबाइन हो रहे हैं बट आपको क्या दे रहे हैं, मोर देन 1 कंपाउंड दे रहे हैं, 2 एलिमेंट साथ में कंबाइन हो रहे हैं, इसमें भी हाइड्रोजन है इसमें भी ऑक्सीजन है। हम ये बात नहीं कर रहे कि कितने एटम ऑक्सीजन के या मैं कहूँ कितना मास आप ऑक्सीजन का ऐड कर रहे हो, हम बात कर रहे हैं कि सिर्फ एलिमेंट को कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे सेम एलिमेंट है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। तो जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट आपके कंबाइन हो और आपके एक से ज्यादा कंपाउंड दे रहे हो, यहाँ पे कंपाउंड बन रहा है वाटर, यहाँ पे कंपाउंड बन रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बट एलिमेंट तो दोनों सेम ही है, तो उस रिएक्शन में आपका क्या होगा, हमेशा ही जो मास होगा 1 एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट का मास जो कि हमेशा फिक्स के साथ कंबाइन हो रहा है, ऑक्सीजन का मास हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है जो कि फिक्स है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन का मास हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है वो भी फिक्स है, हाइड्रोजन का यहाँ पे भी, तो उसका जो मास होगा वो क्या होगा, हमेशा ही दोनों कंपाउंड की फॉर्मेशन में कैसा रेशियो देगा, हमेशा ही सिंपल रेशियो के फॉर्म में होगा। सिंपल रेशियो आपका क्या है 16:32, ठीक है, इसमें 16 ग्राम था, इसमें 32 ग्राम था इस कंपाउंड के फॉर्मेशन में, तो आपका सिंपल रेशियो आ गया 1:2। मैंने आपको बताया था कि क्या है, जो भी वो रेशियो 1:2, 2:1, 1:3, ये सारे आपके सिंपल रेशियो होते। तो उस एलिमेंट का जो मास होगा दोनों कंपाउंड के फॉर्मेशन में क्या होगा, सिंपल रेशियो में होगा, सिंपल रेशियो बाय मास। ठीक है, अब बात करते हैं, इसीलिए इस लॉ को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, यानी कि मल्टीपल कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। ठीक है, साथ के साथ प्रोपोर्शन भी अलग अलग दिखा रहा है, मल्टीपल प्रोपोर्शन दिखा रहा है। ठीक है, आपके एलिमेंट क्या कर रहे हैं, सिर्फ मल्टीपल प्रोपोर्शन के कारण ही दूसरा कंपाउंड बन रहा है। अगर मैं यहाँ पे भी 16 ग्राम ले लेती तो क्या हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता, नहीं बनता, फिर भी आपका वाटर ही बनता। ठीक है, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, जब आपके 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट साथ में कंबाइन हो और आपको एक से ज्यादा कंपाउंड दे रहे हो, तो उस एलिमेंट का मास जो कि कंबाइन हो रहा है किसके साथ, हम उस एलिमेंट का मास कंसिडर करेंगे, उस एलिमेंट का रेशियो निकालेंगे जो कि फिक्स के साथ हमेशा कंबाइन हो रहा है, तो उसका मास जो होगा उसका हमेशा जो रेशियो होगा किसमें होगा, सिंपल रेशियो में होगा। ठीक है, सिंपल रेशियो के फॉर्म में होगा। ठीक है बेटा, तो ये बात हो गई आपके थर्ड लॉ की। अब हम आपका फोर्थ लॉ करते हैं। देखो तो बेटा फोर्थ जो लॉ है आपका है गेल-ल्यूसेक लॉ, जो कि आपका दिया था किसने, साइंटिस्ट गेल-ल्यूसेक ने। बेटा इस साइंटिस्ट ने जो है अपने नाम से ही इस लॉ को पब्लिश कर दिया था। ठीक है, ये जो लॉ है मेनली किसके लिए होता है, गैस के लिए होता है, या हम कहें गैसियस मैटर के लिए, कि मैटर
ऐसा मैटर जो कि गैस के फॉर्म में हो, या फिर हम कहें कि एलिमेंट जो कि गैस के फॉर्म में हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, या फिर मैं कहूँ गेल ल्यूसिक ने क्या कहा था बेटा, गेल ल्यूसिक ने क्या कहा था, गेल ल्यूसिक ने कहा था कि जब भी कोई दो गैस आपकी कंबाइन होगी और क्या बनाएंगी, कंपाउंड बनाएंगी, हमेशा दो एलिमेंट साथ में कंबाइन होके कंपाउंड बनाते हैं, चाहे वो सॉलिड रिएक्टेंट हो, चाहे लिक्विड रिएक्टेंट हो, या फिर गैसियस रिएक्टेंट हो। तो क्या कहा कि जब भी आपकी दो गैसेस आपस में कंबाइन होके आपका कंपाउंड बनाएगी तो हमेशा उन दो गैसेस का जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वो हमेशा ही सिंपल रेशियो के फॉर्म में होगा। ठीक है बेटा, फॉर एग्जाम्पल अगर आप हाइड्रोजन गैस लेते हो, हाइड्रोजन गैस को कंबाइन करवाते हो ऑक्सीजन गैस के साथ, तो वह आपका देता है वाटर। तो ये ध्यान में रखना है आपको कि हमेशा ही गेल ल्यूसिक लॉ गैस के लिए है, सॉलिड और लिक्विड के लिए नहीं है। ठीक है, तो आपका क्या कहा है कि जब भी दो या दो से ज्यादा गैसेस या तीन गैसेस या चार गैसेस, जब भी आपकी गैसेस साथ में कंबाइन होंगी तो हमेशा कंबाइन होके कंपाउंड दे रही है, ये तो सच है। ठीक है, तो हमेशा ही जो उनका कॉम्बिनेशन का जो रेशियो होगा, उनकी वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन का जो रेशियो होगा हमेशा ही सिंपल रेशियो के फॉर्म में होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि 100 ml आपने लिया, 100 ml लिए हाइड्रोजन गैस, उसको कंबाइन किया 50 ml ऑक्सीजन के साथ, तब जाके आपका वाटर बना है, तो ये आपकी क्या है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, तो क्या कहा गेल ल्यूसिक ने कि जब भी आपकी दो गैसेस कंबाइन होंगी तो उनकी वॉल्यूम हमेशा ही सिंपल रेशियो में होगी। ठीक है, उनकी जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वो हमेशा सिंपल रेशियो के फॉर्म में होगा। सिंपल रेशियो मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, इसका रेशियो क्या होगा, 100:50, जो कि आपका क्या होता है 2:1। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि गेल ल्यूसिक ने आपको क्या कहा कि जब भी आपकी दो गैसेस साथ में कंबाइन होगी तो उनकी वॉल्यूम का जो रेशियो होगा हमेशा ही सिंपल रेशियो के फॉर्म में होगा। ठीक है बेटा, तो अगर इसकी स्टेटमेंट की बात करें तो देखो क्या है, व्हेन टू गैसेस कंबाइन टू फॉर्म a compound, then their volume are in simple ratio। ठीक है, ये उसकी स्टेटमेंट थी कि जब भी दो गैसेस को कंबाइन किया जाएगा तो उनकी वॉल्यूम का जो रेशियो होगा हमेशा ही सिंपल रेशियो के फॉर्म में होगा। ठीक है, अब बात करें हम गेल ल्यूसिक लॉ की बेटा, तो गेल ल्यूसिक लॉ आपको क्या दिख रहा है। अब इससे पहले हमने एक लॉ पढ़ा था जिसको आप बोल रहे हो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, उसमें आपका क्या था, वो सेम ही ये लॉ है बट वो सॉलिड्स पे अप्लाई हो रहा था और ये अप्लाई हो रहा है गैस पे। तो हम कह सकते हैं कि दिस लॉ इज नथिंग बट अ स्पेशल टाइप ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, उसमें भी एक आ गया था बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गैस है, साथ के साथ हमने गैस की वॉल्यूम को कंसिडर किया है। बट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में हमने सॉलिड को कंसिडर किया था और सॉलिड का हमने वेट कंसिडर किया था। ठीक है बेटा, तो सेम ही लॉ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आपको क्या कहता है कि हमेशा जो रिएक्टेंट आपके कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन की आपको वो कहाँ से मिल रहे हैं, वो उनका जो कॉम्बिनेशन का जो रेशियो होगा, रेशियो बाय वेट हमेशा ही सिंपल
रेशियो होगा, जैसे मैंने आपको कॉपर कार्बोनेट का बताया था 1:1:3, ठीक है, सेम ही ये है आपका। सिर्फ इसमें क्या है, ये गैस का है और गैस के हम वॉल्यूम कंसिडर करते हैं, तो इसीलिए हमने क्या कहा है कि जब भी आपकी दो गैस कंबाइन होंगी तो उनकी वॉल्यूम का जो रेशियो होगा हमेशा ही सिंपल रेशियो के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे आपका लास्ट जो है लॉ, जिसका नाम है एवोगैड्रो लॉ। देखो बेटा, तो देखो फिफ्थ लॉ आपका क्या है, एवोगैड्रो लॉ। बेटा एवोगैड्रो लॉ आपका क्या कहता है, देखो, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन, अंडर सिमिलर कंडीशन, कंडीशन कौन कौन सी, टेम्परेचर एंड प्रेशर, contain equal number of molecules irrespective of type of gas। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, कि आपने कोई कितनी भी चाहे गैसेस ली हो, बट अगर आपने उनकी वॉल्यूम इक्वल ली है तो, और वॉल्यूम इक्वल किस कंडीशन में ली है कि टेम्परेचर, उस रिएक्शन में टेम्परेचर के भी सेम होना चाहिए सभी गैसेस के लिए और प्रेशर भी सेम होना चाहिए सभी गैसेस के लिए, तो क्या होगा, उन गैसेस में क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ गैस, की हम वहां पे गैस के टाइप को कंसिडर नहीं करेंगे, हम चाहे कोई सी भी गैस ले ले, अगर हम उन गैसेस का वॉल्यूम सेम ले लेते हैं तो उनमें क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे लिया है 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस प्लस यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 वॉल्यूम, ठीक है, सेम है ये बिल्कुल, 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 वॉल्यूम of oxygen gas, oxygen that's give 2 volume of water, ठीक है बेटा। तो बेटा अगर मैं 1 पार्ट किसका ले लूं, 1 वॉल्यूम ले लूं या 1 वॉल्यूम का पार्ट ले लूं, हाइड्रोजन का 1 वॉल्यूम ले लूं, अगर एक और बॉक्स में 1 वॉल्यूम ले लूं मैं अगर हाइड्रोजन गैस की, और 1 वॉल्यूम ले लूं ऑक्सीजन गैस की, तब जाके वो बना रहे हैं, सपोज बना रहे हैं 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है कि अगर आप इक्वल वॉल्यूम लोगे सभी गैसेस की, तो इन तीनों गैसेस की अगर हम इक्वल वॉल्यूम ले रहे हैं, कितनी ले रहे हैं, 1 वॉल्यूम, दैट इज एग्जांपल अगर मैं लूं, यहाँ पे हम ले रहे हैं 100 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस, 100 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस यहाँ ले रहे हैं, 100 ml ऑफ ऑक्सीजन गैस यहाँ ले रहे हैं, और 200 ml वाटर आपका बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखो बेटा क्या है कि अगर हम गैसेस, जो रिएक्टेंट साइड है, मैं बात कर रही हूँ रिएक्टेंट्स की, ठीक है, तो अगर हम गैसेस का इक्वल वॉल्यूम ले लें सिमिलर कंडीशन में, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन जब उस रिएक्शन में क्या हो, सेम हो सभी गैसेस के लिए,
तो इन गैसेस में क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, गैसेस पे मतलब हम ये नहीं देखेंगे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ गैस कि हमने कौन सी टाइप की गैस ली है, चाहे हम गैस कोई सी भी टाइप की ले रहे हो। यहाँ पे देखो मैंने हाइड्रोजन ली है, साथ में ऑक्सीजन ली है, तो ऑक्सीजन तो दूसरे टाइप की हाइड्रोजन जैसी गैस थोड़ी ना होती है। बट यहाँ पे सिमिलर कंडीशन मैंने क्या ली है कि मैंने वॉल्यूम सेम ले ली है। तो बेटा अगर मैं इक्वल वॉल्यूम लेती हूँ गैसेस की, जितनी भी गैसेस मेरे को रिएक्ट करवानी है उन गैसेस के अगर मैं इक्वल वॉल्यूम लेती हूँ तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ गैस, अगर यहाँ पे हम गैस के टाइप को कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ वॉल्यूम ऑफ गैस को कंसिडर करेंगे। तो अगर मैं तीनों गैसेस की इक्वल वॉल्यूम ले लेती हूँ अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो इन तीनों गैसेस में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी सेम होंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे 100 ml में मान लो आपके 1 लाख मॉलिक्यूल है। ठीक है, इस 100 ml में 1 लाख मॉलिक्यूल है, तो 1 लाख मॉलिक्यूल इसमें होंगे, 1 लाख मॉलिक्यूल इसमें होंगे, 1 लाख मॉलिक्यूल इसमें होंगे। अब यहाँ पे 200 ml है, तो 100 ml में 1 लाख है, तो 200 में 2 लाख होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ गैसेस की बेटा। तो गैसेस को देखो क्या कहा है कि अगर मैंने वॉल्यूम सेम ले ली गैसेस की, इफ आई टेक इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, देन उन गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी अमाउंट भी क्या होगी, इक्वल होगी। यहाँ हम टाइप ऑफ गैस को कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये आपका एवोगैड्रो लॉ है। एवोगैड्रो लॉ आपका क्या कहता है कि जब हम मतलब रिएक्टेंट में क्या करें, गैस ले ले, मतलब गैस एज अ रिएक्टेंट यूज करें, तो अगर हम इक्वल वॉल्यूम सब गैसेस के अगर हम इक्वल वॉल्यूम ले रहे हैं अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उन गैसेस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होंगे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ गैस विच वी हैव टेकन। हम गैस का टाइप नहीं देखेंगे कि टाइप अगर एक गैस दूसरी टाइप की है तो शायद उसमें मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे। नो, ऑलवेज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विल बी इक्वल इन केस ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस। ठीक है बेटा, तो ये हो गए हमारे आज के पांचों लॉ। इन पांचों लॉ को आपको चैप्टर 5 में ब्रीफली पढ़ाया जाएगा, बट यहाँ मैंने आपको ओवरलुक दिया है। आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।